गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे साउंड यानी ध्वनि, और इसका ये सेकेंड लेक्चर है और इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारा चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स बाय एस.के. गुप्ता। इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत से हमने इसे ये किया है, कंस्ट्रक्ट करके इसको बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब राइट करके। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ध्वनि संचरण भी पढ़ लिए थे और देखते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप भी है, ठीक है, और ध्वनि तरंग की तरह भी बिहेव करता है। ये एक तरंग है और तरंग में भी कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अच्छा, ये अनुदैर्ध्य तरंग क्यों है, कैसे हमको पता चला, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे भी हो सकती थी, ठीक है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हो सकती है, बहुत सारे तरंग है, लेकिन उसमें हम लोग क्या है कि ध्वनि तरंग को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग माने हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। क्यों, तो अब ये देखते हैं हम लोग। तो पहले थोड़ा सा रीडिंग देते हैं। यहाँ पे देखिए, वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जान गए कि ये तरंग में होता क्या है कि माध्यम के कण, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से, अभी हम इसको दिखाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो माध्यम, ये जो पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, आगे पीछे दौड़ता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, देखिए इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आपका साउंड, यहाँ से स्पीकर से साउंड निकल रहा है और कान की ओर जा रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन इधर में है, और यहाँ जो पार्टिकल है ना, वो भी इस डायरेक्शन में और आगे पीछे इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ का जो पार्टिकल है ये आगे पीछे वाइब्रेट करता है। यहीं पे ये पार्टिकल आगे नहीं जाता है, ये याद रखें, पार्टिकल आगे नहीं जाता है, ठीक है। यहीं पे पार्टिकल, जैसे ही इसमें साउंड वेव निकलेगा, इससे साउंड वेव निकलेगा और आगे की ओर जाएगा, तो होगा क्या कि यहाँ का जो पार्टिकल है वो आगे पीछे वाइब्रेट करने लगता है। फिर साउंड वेव यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे होने लगेगा, यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे होने लगेगा। तो इसलिए इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। बात समझ में आ गया किसको, यानी अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो ये जो हमारा है, ये देखिए, ये अनुप्रस्थ तरंग का है ये, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। अभी तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भी ये देखिए, देखो ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, जब एक स्लिंकी को धक्का देते तथा खींचते हैं तब संपीड़न तथा विरलन बनता है। जैसे इसी को आप देखिए, ये आपका स्लिंकी, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जब खींच रहे हैं, देखिए इसको जब खींच रहे हैं, ठीक है, और छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक देखिए यहाँ पे क्या, इसकी डेंसिटी यहाँ पर हाई है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये डेंसिटी इसकी हाई है, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये दूर दूर में है, फिर ये नज़दीक में है, फिर दूर दूर में है, फिर नज़दीक में है, फिर दूर दूर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ नज़दीक में, उसको बोलते हैं हम लोग सघन, और यहाँ पे मैंने संपीड़न, ठीक है, उसको संपीड़न, और यहाँ पे जो दूर दूर में है उसको हम लोग विरलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग में जैसे संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन बन रहा है, उसी तरह से क्या होता है कि माध्यम में जो पार्टिकल है, ठीक है, माध्यम जो
एयर है, हवा है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो उसी तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर फैल जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर फैल जाते हैं। तो इस तरह से साउंड वेव आगे बढ़ता है, इसलिए इसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखिए कि जब तरंग स्लिंग में गति करती है तब इसकी प्रत्येक कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे एक छोटी दूरी तय करती है, अतः अनुदैर्ध्य तरंग है। यानी इसमें भी, स्प्रिंग में भी कौन सा तरंग डेवलप हो गया है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग आता है तभी ऐसा होता है। ठीक है, संपीड़न विवर्तन का केस उत्पन्न होता है। कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया है ए बी, पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ का पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ से यहाँ, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा। और ठीक है, यहीं पे आगे पीछे, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे आगे पीछे, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे आगे पीछे, और ये तरंग एक देखिए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि तरंग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जिस डायरेक्शन में तरंग है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग है उसमें उल्टा केस है, उसमें लंबवत पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि जब स्लिंकी के एक सिरे को आधार से स्थिर करके दूसरे सिरे के ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं तब यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करता। यही स्प्रिंग को अब क्या कीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि शायद आगे में दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ से मान लें कि इसको मतलब एक दीवार से इसको बांध दिए और यहाँ पे लेके ऊपर नीचे इसको हिला रहे हैं। तो हिलाने से होगा क्या, देखिए इसका शेप ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए लेता है कि इसमें अब अनुप्रस्थ तरंगे आ गई है, और अनुप्रस्थ तरंगे साउंड वेव नहीं होता, वो अलग तरह का वेव होता है। ठीक है, यानी तरंग होता है, तो ये ध्वनि तरंग नहीं होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है इस तरह से स्प्रिंग में ऐसा होता है। तो इसी को जब क्या होता है कि तरंग इस डायरेक्शन में जा रहा हो और पार्टिकल का कण ऊपर नीचे हो, देखिए। ठीक है, ये पार्टिकल का कण है, ये जो पार्टिकल कण है, ये माध्यम का जो कण है वो ऊपर नीचे हो रहा है, यानी इसका डायरेक्शन इधर और पार्टिकल का मूवमेंट इधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब तरंग की दिशा इस तरह से हो और कण की दिशा इसके लंबवत हो, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये वाला कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि जो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में आपको अंतर पता चल रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है लंबवत होगा अनुप्रस्थ में, लेकिन अनुदैर्ध्य में क्या होगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तरंग की दिशा में ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग ये और देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था कि वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि तब यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। ठीक है, जब इसको आगे खींच करके छोड़ देते हैं तब तो ये आपका जो है अनुदैर्ध्य तरंग, और जब इसको एक जगह से फिक्स करके बांध करके ऊपर नीचे हिलाते हैं तो क्या करता है, ये क्या होता है कि ये तरंग अनुप्रस्थ तरंगे डेवलप कर देता है स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में दोनों तरह की तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये तरंग होता है और ये इसका तरंग इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए बहुत बढ़िया तरह से लिखा हुआ है कि यह तरंग स्लिंकी में क्षैतिज दिशा में गति करती है, जबकि स्लिंक की कुंडली या कण तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करती है। ठीक है, इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं और तरंग की दिशा से समकोण बनाते हैं, यानी लंबवत बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो लाइट है ना, लाइट, उसका जो करैक्टर है वो अनुप्रस्थ तरंग जैसा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन साउंड का कैरेक्टर कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग की जैसा है। ठीक है, लेकिन साउंड में भी क्या होता है जी, इसमें
प्रकाश में भी क्या होता है कि उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग वेव हम लोग मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं लाइट को, ठीक है। लेकिन करैक्टर यही वाला होता है, ठीक है। उसमें भी पार्टिकल ऊपर नीचे ये करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि तरंग क्या है, ठीक है। तरंग एक तरह का विक्षोभ है, ठीक है। जब माध्यम में ये जाता है, किसी भी माध्यम में, एयर में चले जाए या वाटर में चले जाए, ठीक है, तो क्या करता है, पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। पार्टिकल को ऊपर नीचे या आगे पीछे ये करता है, वाइब्रेट करवा देता है, उसी को तरंग बोलते हैं। तो साउंड वेव भी एक क्या है, तरंग है, ठीक है। साउंड जो है एक तरंग है, ध्वनि एक तरंग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, यानी ध्वनि तरंग के क्या क्या गुण है, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में कैसे हम उसका मतलब पूरा का पूरा करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, ध्वनि के बारे में। तो देखिए ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है तरंग देधारी, ठीक है। तरंग देधारी, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल तथा तरंग वेग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इजीली धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं जब एक तरंग तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जब एक तरंग वायु में संचरण करती है तब हवा का घनत्व तथा दाब अपनी मध्य स्थिति से बदलते हैं, ठीक है। तो जब एक तरंग हवा में संचरण करती है, जैसे देखिए इसमें हवा में ये संचरण कर रही है, कौन, ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे जब संचरण करती है तो होता क्या, पार्टिकल एक जगह देखिए इकट्ठा होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। और पार्टिकल का घनत्व यानी कण का घनत्व भी बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर घनत्व कम हो गया और यहाँ प्रेशर भी कम हो गया, यहाँ घनत्व बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया, यानी दाब बढ़ गया और घनत्व बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। बात समझ। तो इसी तरह से कंप्रेशन रेरफेक्शन, ठीक है, इस तरह में ये बढ़ते रहता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बोला संपीड़न को आप जो है कि शिखर या श्रृंग, जैसे ये संपीड़न हो गया जहां पर ढेर सारा पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, वहां पर संपीड़न, और ये वाला विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन, ठीक है। तो वही बोल रहा है अच्छा, तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, तो संपीड़न को शिखर या श्रृंग तथा विरलन को गर्त से दिखाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये, तो ये वाला जो ऊपर में है जो है ना, ये वाला ऊपर वाला भाग, ऊपर इसको बोलते हैं संपीड़न और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, विरलन, ठीक है। फिर ऊपर वाले को संपीड़न और नीचे वाले को विरलन। तो इसी फॉर्म में, यानी ये देखिए श्रृंग, ये श्रृंग वाला जो भाग है, ये वाला श्रृंग, इसको श्रृंग बोलेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग गर्त बोलेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में ग्राफ कॉपी में हम लोग इसको इसी तरह से दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है, ठीक है। और इसको ग्राफ कॉपी में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। चलिए अब क्या है, तो संपीड़न अधिकतम घनत्व या दाब का क्षेत्र होता है। तो संपीड़न किसको कहेंगे, जहां अधिकतम घनत्व या दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। और विरलन न्यूनतम घनत्व या दाब का क्षेत्र होता है। और आप ये देख रहे हैं, इजीली एकदम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्म में भी आप देख रहे हैं, ये संपीड़न विरलन, ठीक है, इस तरह से जाता है। और ग्राफ कॉपी में आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये देखिए, ये भी है, ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए, ये साउंड वेव के लिए नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव के लिए, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए इसको हम सिर्फ दे दिए हैं, ठीक है। ये साउंड वेव नहीं है, ठीक है। दोनों को, साउंड वेव हो या फिर ये लाइट वेव हो, दोनों को ग्राफ कॉपी में इसी तरह से दिखाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये साउंड वाले में पार्टिकल आगे पीछे और इसमें ऊपर नीचे, ठीक है, बस ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका साउंड वेव के लिए, ठीक है। ये है साउंड वेव के लिए कंप्रेशन रेरफेक्शन, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में उसको कंप्रेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी कोई वेव के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब ये देखिए कि पहला तरंग देधारी, वो जो वहाँ पर बताए भी कि एक तरंग का क्या क्या अभिलक्षण है। तो पहला देखिए यहाँ पर तरंग देधारी, तो तरंग देधारी क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो, ठीक है, उस वेव का नाम था अनुदेधारी तरंग, ठीक है। तो उसमें कोई भी तरंग हो, तरंग में 2-4 करैक्टर होता है, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक क्या आ गया,
तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? तो ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे था आपका ये संपीड़न और दूसरा संपीड़न कहाँ है? यहाँ पे दूसरा संपीड़न है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो बीच की जो दूरी है, इस दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये तरंग दैर्ध्य की दूरी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ पे हो गया ये और फिर एक दूसरा वाला ये, ठीक है। तो यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। बात समझ में आ गया कि यही तरंग दैर्ध्य है। अब देखिए और भी कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में है कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन, चाहे तो दो क्रमागत संपीड़न हो या दो क्रमागत विरलन हो, के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा, ये देखिए इसको लैम्डा बोलते हैं, ये लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक मीटर है, क्योंकि देखिए ये क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस को किस में, दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये मीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तरंग दैर्ध्य के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग आवृत्ति के बारे में समझेंगे। आवृत्ति क्या होता है ये देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। आवृत्ति देखिए बच्चों, यहाँ से साउंड, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से साउंड वेव स्टार्ट हुआ और देखिए यहाँ से ये चलते चलते फिर वही वाला पैटर्न फिर यहाँ तक आ गया, ये देखिए ये वाला। तो इसको बोलते हैं एक साइकिल, ठीक है। ये क्या है? पूरा का पूरा एक साइकिल, ठीक है। तो एक सेकेंड में ऐसा जितना साइकिल बना, ठीक है, एक सेकेंड में जितना बार वो ये वाला साइकिल बना पाए, ठीक है, यानी ये वाला चक्र बना पाए, ठीक है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ से साउंड वेव आया, यहाँ से साउंड वेव आया, ठीक है। तो एक सेकेंड माने साउंड वेव यहाँ पर पार हो रहा है, तो एक सेकेंड में ये पार्टिकल जितना बार आगे पीछे होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी, उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक सेकेंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या एक सेकेंड में कुल दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आया कि एक सेकेंड में जितना बार पार्टिकल आगे पीछे होगा, ठीक है, जितना बार दोलन करेगा, तो उस दोलनों की संख्या जितनी होगी उस तरंग की आवृत्ति उतनी ही होती है। बात समझ में आ रहा है? या फिर उसी मान ले एक बार आगे पीछे ये पूरा जहाँ से ये निकला था ऐसे ये हुआ फिर ये वापस आया, तो इस केस में एक साइकिल बनता है, एक साइकिल, ये वाला देखिए एक साइकिल, फिर आगे पीछे हुआ तो फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। तो जितना साइकिल बनाया ये वाला, जितना भी चक्र किया, ठीक है, ये तरंग पूर्ण चक्र तरंग की संख्या, ठीक है। तो जितना तरंग वो चक्र बनाया, ठीक है, उतनी उसकी आवृत्ति होती है। तो ये समझ में आ रहा है। या फिर और भी एक समझने का आप देखिए कोशिश यहाँ पे कीजिए, एक सेकेंड में गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलन की संख्या को भी आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकेंड में जितना बार संपीड़न और विरलन बना, ठीक है, तो जितना बार बना, 10 बार बना तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, 20 बार बना तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने वही फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 20 होगी, 30 हुआ तो 30 होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है। तो कोई भी ये आवृत्ति किसके बराबर होती है? जितना बार पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, उतनी उसकी आवृत्ति होती है, यानी दोनों बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए और हम लोग देखते हैं आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। देखिए HZ, और इसका स्पेलिंग ये है और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर म्यू या न्यू, देखिए ये न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू से, ये न्यू का भी नहीं है, न्यू है, ठीक है। तो न्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हर्ट्ज, एक हर्ट्ज एक कंपन प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ये याद रखें आप। आवृत्ति का बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज है, ठीक है। आवृत्ति का बड़ा मात्रक क्या है? किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद हम लोग बच्चों आ जाते हैं आवर्तकाल, ठीक है, ये टाइम पीरियड। ये क्या होता है?
ठीक है। तो बच्चों ये टाइम पीरियड क्या होता है, इसको आवर्तकाल क्या होता है। देखिए अभी हम लोग देखिए कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक यहाँ पर पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना बार आगे पीछे हो रहा है, वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाई। मान ले 1 सेकेंड में वो 20 बार आगे पीछे हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो गई, 30 बार हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हो गई। लेकिन ये पार्टिकल ये एक बार आगे और फिर वहीं आने में कितना समय ले रही है, ठीक है, कितना समय ले रही है, जितना समय ले रही है वही उसका आवर्तकाल हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग पृथ्वी के केस में भी देखते हैं। देखिए मान लीजिए पृथ्वी इस तरह से सर्कल वाले फॉर्म में घूमता है। मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी चलना स्टार्ट की और चलते 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 फिर वहीं पे आ गई, तो जितना समय लिया वही उसका आवर्तकाल हो जाता है। तो जानते हैं कि एक चक्कर ये वाला पूरा लगाने में उसको 365 दिन लग जाता है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो गया, 365 दिन। और यदि एक खुद एक्सिस पे भी घूमती है, खुद एक, तो जहाँ से घूमना स्टार्ट की फिर वहीं पे आ गई इस तरह से, तो फिर तो 24 आवर्स, ठीक है, अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये होता है आवर्तकाल, यानी एक बार कण को वाइब्रेट करने में या किसी वस्तु को आगे पीछे आने में जितना एक बार में जितना समय लगा उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। जैसे देखिए 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, इसको टी से, देखिए कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्यक्त क्रमानुपाती होता है। ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आता है। देखिए पहले तो आवृत्ति हम यहाँ पर भी, यहाँ पे आर दिखा दिया, वहाँ पर म्यू से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो म्यू से था तो इसको आप म्यू से इस तरह से दिखा सकते हैं, और इतना इजिकल टू 1/t। ठीक है, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं टाइम पीरियड में। ठीक है, टाइम पीरियड में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, यानी आवृत्ति का व्यक्त क्रमानुपाती होता है आवर्तकाल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्यक्त क्रमानुपाती होता है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, चलिए वो फार्मूला हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आयाम के बारे में पढ़ते हैं। आयाम क्या है, ठीक है बच्चों, आयाम क्या है। तो आयाम किसी माध्यम के कणों की उनकी मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग को जाना होगा फिगर में, और वो फिगर देखते हैं आयाम किसको कहते हैं। देखिए यहाँ से नहीं, ये और हम लोग समझते हैं, एक और फिगर था ऊपर में, ये देखिए ये वाला, ये फिगर देखिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि वेव इसके, देखिए ये वाला ये वेव का है, ये वेव इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, तो होता क्या है कि यहाँ का जो पार्टिकल है देखिए यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो और यदि तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, देखिए ये देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने विस्थापित हुआ है। ठीक है, यहीं पे ये तो बहुत कम हुआ, ठीक है, ये कम हुआ, तो अधिकतम विस्थापन जो हुआ इतना, वही इसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। देखिए ये आयाम कहलाता है। यदि मान लेते और कोई वेव रहता, ठीक है, इस तरह से, और कोई वेव इस तरह से रहता है, इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए इसमें विस्थापन कम हुआ है, इससे कम हुआ है, तो इसका आयाम कम है, इसका आयाम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जितना ऊंचा जाएगा, जितना ऊंचा, ठीक है, मान लेते एक वेव है इस तरह से, और ये देखिए एकदम जो है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए कि इसका आयाम कितना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये आयाम है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि ये, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है तो आयाम समझ में आ रहा है आपको कि आयाम किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा, यही आयाम है, यही मेरा आयाम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर में ये देखिए यहाँ पे ये आयाम है। ठीक
ठीक है। और तो आयाम हम लोग समझ गए हैं। और चलिए, तो वही बोल रहा है, किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, ऊपर, दोनों ओर का मतलब ऊपर या नीचे, जितना विस्थापन होता है, जितना अधिक दूर तक गया है, ठीक है, वह उस वस्तु, उस तरंग का क्या होता है, आयाम कहलाता है। देखेंगे डिस्टेंस जितना आएगा, ठीक है, उतना उसका ये होगा, ठीक है। आयाम को ए से निरूपित करते हैं तथा एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ध्वनि से तारत्व, प्रबलता तथा गुणता जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्वनि में तारत्व, प्रबलता, गुणता जैसे अभिलक्षण, ये भी एक कैरेक्टर है ध्वनि का। वो तो ध्वनि का आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति पढ़े, आयाम पढ़े, तरंग दैर्ध्य पढ़े, तो वो चीज़ तो है उसका। और ध्वनि में तारत्व जैसा भी अभिलक्षण होता है, गुण होता है। तारत्व के आधार पर हम लोग ध्वनि की पहचान कर लेते हैं, प्रबलता के आधार पर हम लोग ध्वनि को पहचान कर लेते हैं कि ये इसका ध्वनि है, ये इसका ध्वनि है, ठीक है। तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तारत्व, ठीक है, प्रबलता और गुणता, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो पहले हम लोग तारत्व के बारे में समझते हैं कि तारत्व क्या होता है, ठीक है। तारत्व यानी हिंदी में इसको पिच कहते हैं। देखिए, जब ये आवृत्ति पे निर्भर करता है, ये किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व भी कम होगा। यदि किसी वस्तु की आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व भी क्या होगा, कम होगा। और उस वस्तु से बहुत सुरीली और पतली ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो जिसका तारत्व, जैसे लड़कियों की ध्वनि क्या होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। बात सॉरी, हाँ। और जैसे औरतों की ध्वनि तीक्ष्ण होती है, उसका तारत्व ज़्यादा होता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, टंग स्लिप हो गया। तो औरतों की ध्वनि, ठीक है। तो यदि ध्वनि, इसमें रिलेशन है, जिसकी ध्वनि कम हो गई उसका तारत्व कम हो गया, जिसका, सॉरी, बात करें यहाँ पर फिर से आप समझे कि ध्वनि जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। आवृत्ति यदि कम हुई तो तारत्व भी क्या होगा, कम होगा। आवृत्ति यदि ज़्यादा हुई तो तारत्व भी ज़्यादा होगा। तो लड़कियों में तारत्व ज़्यादा होता है, लड़कियों में तारत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसकी ध्वनि तीक्ष्ण, पतली और सुरीली होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि तारत्व, ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। और यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज़्यादा आवृत्ति उच्च तारत्व, कम आवृत्ति निम्न तारत्व। औरत की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, उसका तारत्व ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होने से उनकी आवाज़ सपाट होती है, ठीक है, और बहुत बेसुरा लगता है। जैसे मेरा देखिए, ठीक है, मेरा जो तारत्व है बहुत कम है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारी लड़कियों का देखिए कि कितना सुरीला आवाज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि उच्च तारत्व की ध्वनि में एक इकाई समय में बड़ी संख्या में संपीड़न तथा विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। तो देखिए, जिसका तारत्व ऊंचा होता है उसकी आवृत्ति भी मतलब कि ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, एक मैंने बहुत कम समय में कितना बार ये वाला साइकिल बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि उतना ही समय में बहुत कम साइकिल बना है, देखिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए इधर से गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से मान लीजिए एक, फिर ये आधा, और ये उतना ही समय में इतना बन गया, ठीक है, कम समय, क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा थी इसीलिए, ठीक है। और तो इसमें बहुत सारा संपीड़न विरलन होता है, ठीक है। तो ये याद रखें, यानी आपको ये ज़्यादातर याद रखना है कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, और कम यदि तारत्व ये आवृत्ति होगी तो तारत्व भी कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रबलता पे चलते हैं कि प्रबलता क्या है। तो प्रबलता जो है वो आयाम पे निर्भर करता है। प्रबलता किस पे निर्भर करता है, आयाम पे, जो ऊपर में बताए थे, एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रहा है। तो जिसकी प्रबलता, मान लें यहाँ पर देखिए कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर होती है। कानों में, और एक बात है,
कानों में प्रति सेकेंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। प्रति सेकेंड कान पे जितना ध्वनि पहुंच रही है उसके मापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। ठीक है, तो प्रबल ध्वनि में ज़्यादा ऊर्जा होता है, प्रबल ध्वनि में ज़्यादा ऊर्जा होता है और ज़्यादा आयाम भी होता है, याद रखिएगा। और मृदु ध्वनि यानी धीमा ध्वनि में कम ऊर्जा और कम आयाम होता है। ये याद करने योग्य है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रबलता को डेसिबल में मेजर किया जाता है, याद रखिए। इसको प्रबलता को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मृदु ध्वनि है, इसमें कम आयाम है। देखिए ये कम आयाम है, ये देखिए बहुत कम छोटा सा आयाम है इसके बीच में। ठीक है, तो ये कम है। और यहाँ पे देखिए इसका आयाम कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसका आयाम कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रबल ध्वनि है। ठीक है, ये वाला प्रबल ध्वनि है और ये मृदु ध्वनि है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुणता, गुणता के बारे में जो हम लोग नहीं पढ़े थे, अब देख लेते गुणता क्या है। तो किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। यह संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। यह हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। ठीक है, मान लेते हैं आपको जो है कि एक जैसे तारत्व वाले दो ध्वनि आए। ठीक है, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे, तो वो गुणता के आधार पर। ठीक है, उसका आकार आकृति जो है ना, जैसे मान लें कि देखिए ये अभी फिगर तो देखिए जैसा बन पाएगा, मान लें इस तरह से ये आया। ठीक है, और मान लें ये भी आया यहाँ पे ये। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं हम लोग लेंगे, ये माने सेम है, ये वाला सेम है। ठीक है, और ये भी वाला के मान लेते हैं कि खाली आकृति जो है अलग अलग है। ये देखिए इस तरह से, तो इसका आकृति और इसका आकृति क्या है, अलग अलग है। तो इस पे इसका जो है कि गुणता पता चल जाता है, इसका गुणता पता चल जाता है। ठीक है, मान ले फ्रीक्वेंसी भी सेम रहा। ठीक है, आयाम भी सेम रहा। ठीक है, लेकिन इसकी आकृति अलग अलग है तो इसमें डिफर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो उसको उसी को हम लोग वही को बोल रहे हैं गुणता। ठीक है, तो इसमें अंतर पहचानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आते हैं। तो किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति, बोले ना, ये आकृति पर निर्भर करती है। यह संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। यहाँ हमें समान तारत्व तथा प्रबल ध्वनि की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। मतलब आपको एक समान आवृत्ति का ध्वनि मिल गया और एक समान प्रबलता का ध्वनि मिल गया, फिर भी उसमें आपको अंतर पता करना है। तो आप गुणता के बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में और हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। तो यदि जानते हैं तो उसमें आप अंतर पता कर लीजिएगा। ठीक है, बस सही है। आगे बढ़ते हैं। टोन क्या है, देखिए टोन क्या है। तो टोन जो हम लोग ये करते हैं, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। मतलब एकल आवृत्ति की ध्वनि हो, ठीक है, तो उसको हम लोग टोन कहेंगे। ठीक है, स्वर किसको कहेंगे, तो अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा ध्वनि मिल जाता है और उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं, याद रखें। और जो शोर किसे कहते हैं, तो शोर सुनने में क्या है, कर्ण प्रिय नहीं होता, यानी कान को अच्छा नहीं लगता। तो जो ध्वनि आपको खराब लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, तो उसको आप शोर कहेंगे। ठीक है, नॉइज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए संगीत में, संगीत यानी म्यूजिक। ठीक है, तो ये क्या है, संगीत यानी सुनने में जो सुखद होता है और इसकी गुणता अच्छी होती है, उसको क्या बोलेंगे, संगीत बोलेंगे। तो जो ध्वनि हमको सुनने में अच्छा लगता है उसको हम लोग संगीत बोलते हैं, जो खराब लगता है उसको स्वर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग कि तरंग वेग, तरंग वेग क्या है। ठीक है, तो तरंग वेग क्या है कि एक तरंग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ से मान लें कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आया। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे फिर ये हुआ, तो एक चक्कर लगाने में ये जितना, मान यहाँ से तरंग जा कर के जितना समय लिया, मान लें कि तरंग जो जा रहा है इस तरह से जा रहा है, तो इस फॉर्म में ही जा रहा है, इस तरह से फॉर्म में ही जा रहा है।
ठीक है। तो एक साइकिल को, ठीक है, एक साइकिल को एक तरंग द्वारा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये जितना दूर तक जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तरंग वेग कहेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना दूर चले जाए, ठीक है। तो एक तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। बात समझ गए। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, मालूम है। वेग इक्वल टू, देखिए, चली गई दूरी लिया गया समय। तो चली गई दूरी को क्या बोलते थे हम लोग, लैम्डा बोलते थे। ये देखिए लैम्डा, और एक लैम्डा मतलब एक बार जब साइकिल चलेगा तो उसमें मैंने एक चक्र जब मारेगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी v, यहाँ पे ये v है, ठीक है। v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो लैम्डा ध्वनि की तरंग देधारी है, और यहाँ t क्या है, समय, ये समय है, ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू लैम्डा म्यू, क्योंकि देखिए 1/t को क्या बोल रहे थे, 1/t को हम लोग म्यू ही बोल रहे थे, ठीक है। बात समझ आ रहा। तो ये हो गया, तो ये आपका ये हो गया एक फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वेग इक्वल टू तरंग देधारी गुना आवृत्ति। तो ये फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रख लिए, ठीक है, कि वेग इक्वल टू तरंग देधारी इंटू आवृत्ति, ठीक है। ये तरंग का समीकरण भी इसको कहते हैं, तरंग का समीकरण। अब ठीक है, इसको याद रखें। अब देखिए एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कि एक ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.053 है, यानी टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है, 1/t होता है। देखिए तो ये भी नहीं, ये म्यू है, ठीक है, यहाँ पे म्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है, म्यू। तो 1/t, ठीक है, वो सब टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर भी आर लिखा गया तो टाइमिंग, यहाँ म्यू लिखिए, म्यू इक्वल टू 1/t, ठीक है। टी का वैल्यू इतना है, तो 1/t, तो इतना जो है, तो देखिए यहाँ पे 20 हर्ज आपका वैल्यू निकल गया, ठीक है। यदि टाइम पीरियड 0.05 हो तो आवृत्ति कितनी होगी, 20 हर्ज, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, ठीक है। यदि ध्वनि पानी में चल रहा हो तो उसकी स्पीड अलग होगा, ठीक है। एयर में मतलब वायु में चल रहा हो तो उसका स्पीड अलग होगा। निर्वात में तो ये चलता ही नहीं है, आपको मालूम है। सॉलिड में यदि चलेगा, ठीक है, यदि कोई ठोस में स्टील में चलेगा तो उसका स्पीड अलग होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, देखिए कि ध्वनि की चाल पदार्थ के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह संचरित होती है। यह गैस में सबसे कम, देखिए गैस में यह बहुत धीमा चलता है, द्रव में ज़्यादा तथा ठोस में सबसे ज़्यादा चलता है। ठोस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से, आपको सुनने में ये लग रहा हो कि सर गलत बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ पे ठोस में क्या है कि ध्वनि तेज़ी से चलता है, ठीक है, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम, और निर्वात में तो चलबे नहीं करता, जहाँ पे कुछ नहीं हो, हवा पानी कुछ नहीं हो, एकदम निर्वात हो, खाली जगह हो, ठीक है, वहाँ पे तो ये ध्वनि चलता है। जैसे स्पेस में ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है, अंतरिक्ष में। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, याद रखिएगा, ठीक है, कि ध्वनि की जो चाल है वो तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एमसीक्यू, ठीक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज है, ठीक है। प्रकाश का चाल अधिक होता है ध्वनि की चाल से। ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 या 334, इस तरह से कर करके 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये क्या बोलते हैं कि प्रकाश की चाल कितने होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा उसका स्पीड है लाइट का कंपेयर टू दी साउंड, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया कि वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस पे देखिए 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। चलिए